हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 24 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वापस से लिख लेते हैं अच्छे से। So the first question is, in which city did the PM Modi inaugurate the regional office of International Telecommunication Union and Innovation Center? So right answer of first is it's B, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे इसको ओपन किया गया, किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको यहाँ पे ओपन किया गया। क्या ओपन किया गया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक यहाँ पे ब्रांच ओपन किया गया। ओके, अब ये किसके अंतर्गत यहाँ पे आता है? तो ये है यूएनओ का पार्ट। ओके, और उसका ब्रांच जो है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में ओपन किया गया। ओके, और साथ में एक यहाँ पे इनोवेशन सेंटर भी यहाँ पे ओपन किया गया इंडिया के अंदर। ओके, अब ये जो अपना इनोवेशन सेंटर है और ये जो अपनी चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे मिला करके अगर हम बात करें तो इसका मेन एम क्या है? तो यहाँ पे भारत 6G विजन, भारत 6G विजन यहाँ पे जो है वो शुरू हो चुका है। 6G के ऊपर यहाँ पे बातें चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि भाई लोग करना शुरू कर चुके हैं। 5G बहुत सारी जगहों पे आ चुका है और कई सारी जगहों पे भी 4G भी नहीं आया, बट देर आर प्लेसेस जहाँ पे 5G कंप्लीट वे में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो 6G के ऊपर यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। इसके टेस्ट बेड्स जितने भी हैं वो यहाँ पे लग चुके हैं, यानी कि जिसका टेस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे काम करना शुरू कर चुका है 6G के ऊपर। ओके, अब मे बी 3-4 साल और लगेंगे 6G को यहाँ पे आने में, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम 6G भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ओके, इसके अलावा अपना अफगानिस्तान और ईरान। ओके, इन सारी कंट्रीज के साथ यहाँ पे मिल करके हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। ओके, मतलब हमारे जो कंट्री में जो यहाँ पे लगा है ब्रांच, उसके माध्यम से हम इन सारी कंट्रीज के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसको और अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो अपना डिजिटल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, डिजिटल इंक्लूजन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, और साथ में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पे लेके आया जा सकता है। ये सब कुछ जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कंट्री को इफेक्ट करेगा, कंट्री के इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगा और हर सेक्टर को यहाँ पे करेगा। बिकॉज जितने भी सेक्टर हैं इंडिया के अंदर वो सारे कहीं ना कहीं इंटरनेट से अभी जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और डिजिटलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ओके, next question is, which Indian American has been named as a deputy CEO of the US Finance Agency? So right answer of second is it's D, which is निशा देसाई बिस्वाल। ओके, तो इनको यहाँ पे क्या बना दिया गया है? डिप्टी सीईओ किसका? यूएस फाइनेंस एजेंसी का। ओके, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई इंडियन अमेरिकन यहाँ पे बना है। ओके, तो अच्छी बात है। इसको यहाँ पे अपॉइंट किसने किया? हमारे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन साहब ने इसको यहाँ पे अपॉइंट किया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके पास लाइक 30 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। किस चीज़ के अंदर? यूएस फॉरेन पॉलिसीज के अंदर। ओके, अच्छा मैंने यूएस में सिर्फ यू लिखा है। यूएस फॉरेन पॉलिसी को कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से सेक्टर उसके अंदर आते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, सबकी इनके पास एक्सपीरियंस है, जानकारी है, और 30 साल का यहाँ पे पूरा फुल फ्लेज्ड यहाँ पे एक्सपीरियंस है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये असिस्टेंट सिक्योरिटी रह चुकी हैं स्टेट की ओबामा जी के लाइक टेन्योर में। ओके, जब वहाँ पे ओबामा साहब थे प्रेसिडेंट, तब हमारी निशा जी जो थी वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे थी। उसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे यहाँ पे पोस्ट को यहाँ पे संभाला हुआ है। करेंटली शी वॉज सर्विंग फॉर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल इनिशिएटिव। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ मतलब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब जो कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं ना, उन सब में वहाँ पे वो सर्व कर चुके हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। Next question is, US President Joe Biden present the National Humanity Medal to which Indian Americans actress? So right answer of third is it's A, which is Mindy Kaling। Okay, तो मिंडी किलिंग जी को यहाँ पे नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल यहाँ पे दिया गया, किसके द्वारा? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जी के द्वारा, और ये एक इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आराम से आ सकता है। ओके, अब देखते हैं क्यों मिला है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जो वहाँ की जो यूथ है, जो वहाँ की जो न्यू जनरेशन है, उनको यहाँ पे एम्पावर करने का काम किया विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, एक्टिंग, राइटिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, इन सब चीज़ों से यहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के यूथ हैं उसको यहाँ पे एम्पावर करने का काम किया है, उनको मोटिवेशन देने का काम किया है और उनको यहाँ पे इंस्पायर करने का काम किया है। इसलिए यहाँ पे इनको ये पर्टिकुलर नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, इसके अलावा
एक्ट्रेस तो ये है ही, साथ में कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, राइटर और स्टैंड अप कॉमेडी भी यहाँ पे कभी कभी करती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो अपना नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल जो है वो यूएस में मिलता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ यूएस में मिलता है। किस किस चीज़ के लिए? आर्टिस्ट लोगों को, पेट्रॉन्स को, इसके अलावा यूएस के गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको, और सिविलियंस को भी मिलता है। ओके, आर्ट वगैरह में भी इसको यहाँ पे दे दिया जाता है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड में से एक है यूएस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who named India most valuable celebrity of 2022? So right answer of fourth is it's B, which is रणवीर सिंह। ओके, रणवीर सिंह सबको पता है भाई, बहुत सारी मूवीज में काम कर चुके हैं, जैसे कि उन्होंने अपना जो अलाउद्दीन खिलजी वाला रोल किया था वो भी काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा पेशवा का रोल भी इन्होंने किया है। तो भाई मतलब इनकी एक्टिंग, जब भी किसी भी मूवी में जो इनको रोल मिलता है ना, उसमें मतलब उस रोल को ये काफ़ी बखूबी तरीके से निभाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी वेल्थ कितनी है अभी 2022 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनकी जो पूरी वेल्थ या फिर मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी में है, तो इनकी पूरी जो है वो 181.7 मिलियन डॉलर आता है इनका। ओके, इन्होंने विराट कोहली जी को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली जी की अगर हम बात करें तो विराट कोहली जी का यहाँ पे 176.9 मिलियन डॉलर आता है। ओके, तो पहले विराट कोहली जो थे वो नंबर 1 पे आते थे। ओके, और वो 5 साल से नंबर 1 पे यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया। ओके, देखो जब से विराट कोहली जी ने यहाँ पे कैप्टनसी को छोड़ा है उसके बाद से काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। ओके, थर्ड नंबर पे अक्षय कुमार आते हैं। इसके अलावा फिर आलिया भट्ट आती है, दीपिका पादुकोण आती है, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, उसके अलावा शाहरुख खान। ओके, ये सब आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टॉप 25 में कई सारे लोगों का नाम है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अल्लू अर्जुन जो कि साउथ की फिल्मों में काम करते हैं, रश्मिका मंदाना वो भी साउथ की फिल्मों में काम करती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि साउथ के जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो भी टॉप 25 में यहाँ पे आए। ओके, इसके अलावा नीरज चोपड़ा भी इसमें है टॉप 25 में, और पीवी सिंधु जी भी यहाँ पे टॉप 25 में यहाँ पे आती हैं। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो अच्छी बात इसलिए बिकॉज अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह से। यहाँ पे बॉलीवुड से भी आ गए, साउथ इंडिया की जो मूवी है उससे आ गए, स्पोर्ट्स से भी आ गए, और भी अलग क्रिकेट वगैरह से भी यहाँ पे आ गए। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहता है। ओके, जब डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड थनारी पेरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। सो आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज 18th। ओके, 18वें नंबर का यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बन चुका है, जिसका साइज अगर हम बात करें तो 80,500 हेक्टेयर यहाँ पे है। ओके, देखो तमिलनाडु के लोग जो है ना, या फिर जो साउथ इंडिया के लोग जो हैं, वो नेचर को काफ़ी यहाँ पे मतलब पसंद करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। भाई हम लोग भी प्रकृति की काफ़ी पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो करते हैं ना, हम लोग नहीं कर पाते। ओके, और मतलब वहाँ अगर आप जाओगे ना तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क बनाने में। ओके, इसके अलावा ये जो अपना यहाँ पे नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर और भी यहाँ पे अलग अलग जो जानवर हैं वो यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रोथ है, उन सबको यहाँ पे बचा करके रखना है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करता है, उसको और अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको जैसा है वैसा रहने देता है, और जो हमारा जो यहाँ पे फॉरेस्ट है उसको भी यहाँ पे हम लोग कंजर्व करने का यहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक बिग बूस्ट हो सकता है। ओके, इसके अलावा 21 स्पीशीज़ यहाँ पे मैमल के रहेंगे, 136 बर्ड्स की यहाँ पे स्पीशीज रहने वाले हैं, और 118 यहाँ पे बटरफ्लाइज की यहाँ पे स्पीशीज रहने वाले हैं। ओके, बटरफ्लाइज भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी एक आगे पीछे हो जाता है तो भाई बहुत दिक्कत आती है। ओके, और उसके बाद ही फिर हमें ये क्लाइमेट चेंज वगैरह देखने को मिलता है। Next question is tire manufacturer CEAT has appointed whom as its new managing director and chief executing officer. So right answer of sixth is it's A, which is अर्नब बैनर्जी। ओके, तो अर्नब बैनर्जी को यहाँ पे नया CEO और MD यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है या फिर अपॉइंट कर लिया गया है, किसके द्वारा? CEAT के जो अपॉइंटिंग जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे उनके द्वारा। ओके, इससे पहले ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। ओके, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, लेकिन अब यहाँ पे ये MD और CEO बन चुके हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएट जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आता है, जो यहाँ पे
टायर बनाता है। ओके, इसके अलावा एमआरएफ जो है वो भी यहाँ पे टायर बनाता है, लेकिन दोनों ही काफ़ी मतलब कॉम्पिटिटिव रहते हैं। ओके, तो अच्छी बात है, यहाँ पे जितने अलग अलग कंपनीज रहेंगे हमको उतने ही यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो अपने अर्नब बैनर्जी जो हैं, यहाँ पे ये शुरुआत में 2005 से यहाँ पे ये काम करते हुए आ रहे हैं सीएट के साथ, और शुरू में यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे किसके यहाँ पे, सेल्स एंड मार्केटिंग के, किसके अंदर, सीएट के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और इनके कारण जो जो कंपनी है उसकी मार्केटिंग जो वैल्यू है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। So next question is, who has signed an MOU with Indian Army for setting up green hydrogen project in its establishment on building, own and operate model? So right answer of 7th is it's A, which is NTPC. Okay, NTPC, और साथ में यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है, अच्छा इंडियन इधर लिखा गया, आर्मी यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से लाइन खींच देते हैं एक, इंडियन आर्मी। ओके, तो यहाँ पे एनटीपीसी जो है और इंडियन आर्मी जो है, यहाँ पे दोनों मिल करके जो ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो अपना यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, जो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है, पहले इसी की बात कर लेते हैं, ये लॉजिस्टिक्स में काफ़ी यहाँ पे काम आएगा। मतलब जितनी भी यहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर काम आएगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब करेंगे तो वो इसी से करेंगे, तो काफ़ी ये काम आने वाला है। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं। स्पेशली जो अपनी इंडियन आर्मी है वो तो इस मामले में काफ़ी आगे रहती है। इसके अलावा इंडियन आर्मी खुद चाहती है कि भाई वो अब पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल बन जाए, तो इससे अच्छी कोई बात यहाँ पे हो नहीं सकती। और ये जो पूरा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे 3.6 गीगावाट का यहाँ पे लगने वाला है। ओके, इंडियन आर्मी के पास हज़ारों नहीं लाखों में यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। ओके, तो उन सब को अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, एंड इसके अलावा इंडियन आर्मी काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करती है, तो भाई उनको हर फैसिलिटी एक नॉर्मल सिटीजन से पहले मिल जाती है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कंट्री फर्स्ट, फिर इंडियन आर्मी, उसको चीज़ें चलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स ए, विच इज मनमीत के नंदा। ओके, तो मनमीत के नंदा जो हैं वो एक IAS ऑफिसर हैं। ओके, और वेस्ट बंगाल काडर, और 2000 में यहाँ पे वो भर्ती हुई थी। ओके, तो यहाँ पे ये IAS ऑफिसर है, साथ ही में इनको यहाँ पे MD और CEO यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। ओके, इससे पहले यहाँ पे दीपक भागेल थे। ओके, दीपक भागेल यहाँ पे थे, जो कि ये 8 साल तक यहाँ पे CEO और MD यहाँ पे रह चुके हैं, और इन्होंने यहाँ पे प्रमोशन, रेगुलेशन और जो हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने काम किया। ओके, लास्टली 2009 से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये इन्वेस्ट इंडिया असल में क्या करता है। ओके, बिकॉज हमने यहाँ पे CEO के बारे में जान गए, पुराने CEO के बारे में जान गए, अब ये काम क्या करता है। ओके, इंडिया के अंदर जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको यहाँ पे प्रमोट करने का काम करते हैं। ओके, और लोगों को यहाँ पे ये मतलब लोगों को यहाँ पे इंस्पायर करते हैं, बताते हैं कि भाई कैसे आप लोग किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हो। ओके, इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे आता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, साथ ही में कोई भी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कोई भी यहाँ पे इशू आती है, तो उसको यहाँ पे ये रिजॉल्व करने का काम भी करते हैं। ओके, साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट है उसको और हम लोग कैसे ईजी बना सकते हैं, उसको यहाँ पे काम करने का काम मतलब इनका रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेस है उसके इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर, और जो अपनी इकोनॉमी, ओके, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करने का भी ये काम यहाँ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स B, विच इज सरबजोत सिंह। ओके, तो सरबजोत सिंह जी को यहाँ पे मिल चुका है गोल्ड मेडल, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ISSF में जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड कप, जो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो है, इसमें हमेशा इंडिया के जो प्लेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी अलग अलग यहाँ पे एथलीट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मेडल्स लेके आए हुए हैं, हर साल लेके आते हैं। ओके, हर साल यहाँ पे कोई ना कोई नहीं, हर कैटेगरी में, जैसे यहाँ पे 10 मीटर है, इसके अलावा और भी अलग अलग यहाँ पे टाइप के पिस्टल्स होते हैं, राइफल्स होते हैं, उसमें यहाँ पे शूटिंग में मेडल्स लेके आते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये जो यहाँ पे चैंपियनशिप है वो यहाँ पे भोपाल के
मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर इसको यहाँ पे किया गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपने सरबजोत सिंह है, इन्होंने यहाँ पे परफेक्ट 10 स्कोर यहाँ पे किया था। ओके, तो परफेक्ट 10 स्कोर जो है वो बहुत कम लोग यहाँ पे कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ। शूटिंग में जो जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पाता अच्छे तरीके से। अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल देखोगे तो वहाँ पे इवन तो क्रिकेट के बारे में बताएंगे या फिर थोड़ा बहुत किसी किसी और के बारे में बताएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे ये शूटिंग के बारे में बहुत कम बताते हैं, मतलब ना के बराबर ही बताते हैं। ओके, जो कि अच्छी बात नहीं है। जितने भी हमारे चैंपियनशिप, जितने भी चैंपियंस होते हैं, उनको उत्साह प्रोवाइड करना, इंस्पिरेशन और मोटिवेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि वो इंडिया का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे और अच्छा कर सकें और नाम रोशन कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट देवस्थल इन उत्तराखंड। राउंड ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज जितेंद्र सिंह। ओके, जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे वो मिनिस्टर हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट 4-मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को यहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? देवस्थल के पास, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, इसके कारण जो हम लोग एस्ट्रोनॉमी में जो लोग यहाँ पे मेन, सबको पता होगा भाई एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो चांद तारे ये सब देखते हैं उसके बारे में, स्पेस के ऊपर मेनली जो है उसको एक्सप्लोर करने का काम ये टेलीस्कोप करेगा। ओके, तो जितनी भी जो यहाँ पे डीप सेलेस्टियल स्काई है, डीप सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। स्पेस के बारे में हम लोग को और यहाँ पे डीप नॉलेज मिल पाएगा, उसमें हम लोग रिसर्च वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इसको यहाँ पे लोकेशन इसका यहाँ पे है। ओके, 2450 मीटर्स के ऊपर यहाँ पे इसको लोकेट किया गया। ओके, अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे और भी कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े टेलीस्कोप्स को यहाँ पे लगाए गए हैं, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे स्पेस के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन कर सकें। ओके, और उससे जो हम लोग हैं वो अपने वास्तविकता के ऊपर, हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर कि भाई कैसे अर्थ बना, इसके ऊपर एक प्रॉपर वे में हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। ओके, next question is when we celebrate World Meteorological Day every year. So right answer of 11th is it's C, which is 23rd of March. Okay, 23rd of March 1950 को ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बना, और उसके बाद से ही, उसी दिन से यहाँ पे ये क्लाइमेट के ऊपर यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, इंडिया का भी यहाँ पे एक अपना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर, वेदर के ऊपर पूरा अटेंशन बना के रखता है, और जितनी भी चेंजेस वहाँ पे होती है वो सब कुछ यहाँ पे बताता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमें यहाँ पे अर्ली वार्निंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, किसी भी डिजास्टर के ऊपर। ओके, जितनी जल्दी यहाँ पे ये हमें वार्निंग प्रोवाइड करेगा, उतनी ही जल्दी हम लोग यहाँ पे अर्ली एक्शन हम लोग यहाँ पे ले पाएंगे। ओके, और जितना भी क्लाइमेट के ऊपर इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें बताता है। ओके, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे डिजास्टर के ऊपर जितना भी रिस्क है उसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकें। ओके, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ओके, इसके कारण लाखों लोगों की यहाँ पे जान भी बची हुई है और कम से कम यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व्ड मार्टर्स डे और शहीदी दिवस एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी, विच इज 23rd ऑफ मार्च। ओके, 23rd ऑफ मार्च 1931 के टाइम पे ही इनको यहाँ पे फांसी दे दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ओके, इसमें 3 लोग थे, सबको पता है यार, ऐसा नहीं कि भाई किसी को नहीं पता होगा। यहाँ पे हमारे भगत सिंह जी थे, इसके अलावा यहाँ पे शिवराम राजगुरु थे, शिवराम राजगुरु। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे सुखदेव थापड़, ये 3 लोग यहाँ पे थे और तीनों को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। 14 फरवरी को यहाँ पे जो फैसला था वो यहाँ पे सुनाया गया था, और 23rd ऑफ मार्च 1931 के दिन यहाँ पे इनको फांसी दे दिया गया था। ओके, भगत सिंह जो सबको भगत सिंह जी के बारे में पता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यहाँ पे इन्होंने इस संस्था को यहाँ पे बनाया था, और इस संस्था के माध्यम से ये अपने फ्रीडम की जो मांग थी वो यहाँ पे करते थे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 2 काम किया था। एक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब गिराया था 8 अप्रैल 1929 के टाइम पे, एंड एक सांडस की हत्या। ओके, सांडस की किलिंग यहाँ पे उन्होंने किया था। ओके, सांडस कौन था? सांडस वो था जब साइमन कमीशन आया था तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय को लाठियों से मार मार के सांडस ने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी, और उसके बाद फिर भगत सिंह ने सांडस को मार दिया। ओके, तो ये चीज़ था। ओके, उस टाइम पे सांडस के पास जो पावर थी ना वो लगभग एसपी की थी। ओके, तो किसी
डिस्ट्रिक्ट का एसपी अगर मर जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है तो ये काफ़ी बड़ा बवाल होता है। ओके, लेकिन अभी तक कोई भी अंग्रेज़ों के पास एविडेंस नहीं था कि जो सैंडर्स को मारा गया है वो भगत सिंह के द्वारा ही मारा गया है फिर किसी और ने उनको मारा है। ओके, तो ये चीज़ें इसके अंदर थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपने महात्मा गांधी जी जो हैं, महात्मा गांधी जी 30 जनवरी, ओके 30 जनवरी 1948 के दिन इनको यहाँ पे गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनके जो जहाँ जिस दिन इनकी भी यहाँ पे जो मौत हुई थी, उस जो यहाँ पे शहीद हुए थे बेसिकली, तो उस दिन भी यहाँ पे हम लोग मार्टर्स डे और शहीदी दिवस इस दिन को भी यहाँ पे मनाते हैं और 23 मार्च को भी हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। ओके, ऑब्जर्व करते हैं। और बिकॉज यार ये सब लोग हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और मतलब इस देश को आज़ाद करने के लिए इन्हीं लोगों का मतलब मुख्य योगदान यहाँ पे रहा है। ओके, सबका योगदान रहा है नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने लाइक अपनी पूरी ज़िंदगी ही इसी के ऊपर दे दिया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देते हैं इनके 23 मार्च को। 2 मिनट का यहाँ पे एक साइलेंस व्यतीत करते हैं कि भाई हमारी जो आप लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है हमारे कंट्री के लिए, हमारे राइट्स के लिए, हमारे देश को यहाँ तक लेके आने के लिए, उस सब के लिए यहाँ पे हम लोग थैंक यू एक तरीके से बोलते हैं और एक ट्रिब्यूट पे करने का काम यहाँ पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे एवरी ईयर, शॉर्ट आंसर ऑफ 13th इज इट्स डी विच इज 24 मार्च। ओके, आज ही के दिन यहाँ पे अपने एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कूच, KOCH। ओके, रॉबर्ट कूच, डॉक्टर रॉबर्ट कूच ने यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की यहाँ पर उन्होंने खोज किया था। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की यहाँ पर उन्होंने खोज किया था 1882 के दिन। ओके, और उसके बाद से हमें पता चला कि भाई एक ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक यहाँ पे बीमारी है जो लोगों को यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो उससे यहाँ पे बचने के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए, दवाइयाँ खोजी गई, ऑल ओवर ग्लोबल में इसको यहाँ पे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला। और अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होती है और बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु भी यहाँ पे हो जाती है। ओके, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें इसको क्या करना है, इरेडिकेट करना है, यानी कि ख़त्म कर देना है, ये होना नहीं चाहिए किसी को। ओके, इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे एजुकेट भी करते हैं कि जब भी अगर आपको यहाँ पे TB अगर होता है तो आप कौन कौन से यहाँ पे प्रिकॉशंस लें, कौन कौन से आपको मेजर्स यहाँ पे लेने चाहिए होने से पहले और होने के बाद। ओके, और early treatment is the best treatment for your life. Okay, so this is it guys, thank you for watching this video.